क्या विशु जी अब आ रही है? अब मेरे ख्याल से अब आ रही है आवाज आपको। हो सकता है कि पहले कुछ नेटवर्क इशू हो या कुछ भी हो, इस वजह से नहीं। अच्छा हुआ आपने बता दिया कि आपने बताया आवाज नहीं आ रही है। अब मेरे ख्याल से आवाज आ रही होगी आपको। तो खैर, तो इतनी देर से बिना आवाज के चल रहा था। पता नहीं ये होता है, यही नए साल में डिजिटल भारत की बात है। नए साल में यही सब होता है। तो खैर, हम बात कर रहे थे, जिन्होंने नहीं सुना हम उनको बता दें, अगर आप नहीं हमारी आवाज सुन पाए थे, कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किन वजहों से, जो हमारा थंबनेल कहता है कि किन वजहों से हमें इस साल को याद रखना चाहिए या नहीं याद रखना चाहिए। ये वाकई लोगों के लिए बहुत बड़ी त्रासदी लेके आया ये साल। और इसमें सबसे बड़ा जो विपदा इस देश ने देखी, सबसे बड़ा जो लॉस इस देश ने देखा, वो इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हैं कि कोरोना। और कोरोना से लाखों हमारे मजदूर सड़क पर आ गए। नमस्ते जी। लाखों हमारे मजदूर सड़क पर आ गए, कई अपनी जान गंवा बैठे। और हमने इसी साल में देखा कि मजदूर कटे भी, ट्रेन से कटे भी। इसी साल में हमने देखा कि कैसे मजदूर अपने घर तक पहुंचने के लिए उन्हें महीने इंतजार करना पड़ा और भूख से भी मरे। ये साल, ये त्रासदी भरा ये साल इस देश ने, दुनिया ने भी देखा, लेकिन हमारी तरफ अभी तक बिना आवाज के ही बोल रहे थे। अच्छा जी साहब, नहीं हम तो आवाज से बोल रहे थे, लेकिन शायद किसी टेक्निकल रीजन से इसीलिए मैंने रिपीट कर दी है सारी बातें जो अब तक हम कह रहे थे। ठीक है, कभी कभी साइन लैंग्वेज भी याद रखनी चाहिए कोई बात नहीं। तो हमें ये साल हमने बहुत कुछ देखा है। 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं भारत में। मौत का आंकड़ा 1.5 लाख के करीब पहुंच चुका है। और जानलेवा साल को इसलिए याद रखना चाहिए। इकोनॉमी ने भी दम तोड़ा है, जो आप कह रहे थे, अब एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, मेरा कहने का था कि जो कोरोना आया, ठीक है, कोरोना का जितने लोग मरे उससे, कोरोना के जो साइड इफेक्ट्स से जो लोग मरे उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। जो मजदूर मरे उनका कोई हिसाब किताब सरकार के पास नहीं है। सरकार ने तो साफ कह दिया था कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। हमारी निर्मला सीतारमण जी ने कह दिया। तो वो हुआ। जो मान लीजिए कि कोई जैसे हार्ट अटैक किसी को आया तो तुरंत वो हॉस्पिटल जाते हैं। विशु जी, नहीं, आपका फोन नहीं खराब हो सकता है, क्योंकि आपके पास तो अच्छा खासा फोन होगा। गड़बड़ी यही से थी जो अब सही हो गई है। अक्सर होती है, ये अक्सर कभी कभी हो जा रही है, पता नहीं क्या बात है। आज हमने भी टेस्ट नहीं किया। आज हमने भी टेस्ट नहीं किया है। चलिए, आपने अच्छी चीज बता दी, अब आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जैसे मान लीजिए किसी को बीमार पड़ता है, तुरंत हॉस्पिटल जाता है। लेकिन जो कोरोना काल में क्या हो गया कि जो हॉस्पिटल में जाने का जो वहां पर फैसिलिटी नहीं है, कोई बीमार पड़ा और वहां पर कोरोना का पेशेंट है तो वो उनको एंट्री नहीं दे रहे हैं। तो उस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल जाने में वो कई ऐसी हमारी जान पहचान की कई ऐसी खबरें हुई कि जो प्रेग्नेंट वुमेन थी, वो लोग भी कई उनको हॉस्पिटल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। इतना हैवॉक क्रिएट कर दिया गया था कि इस वजह से बहुत ज्यादा लॉस हुआ था जान का। इस वजह से, मतलब सिर्फ कोरोना से बीमारी हो गई इस वजह से नहीं, उसके इम्पैक्ट ऐसा पड़ा। और उसका इम्पैक्ट जो आप अभी कह रहे थे, वो अभी नहीं दिखेगा, वो अब इस साल दिखना है। हम जो बहुत संतुष्ट हो रहे हैं, बहुत हम अंदर अंदर कह रहे हैं कि अरे ये साल गंदा साल गया, अब अच्छा साल आ रहा है, हमें खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस साल असल में इस कोरोना का इम्पैक्ट। हाँ, बॉलीवुड ने भी अपने बहुत सारे, तो कोरोना से जो मौतें 1.5 लाख के करीब आंकड़ा जो है भी है हमारे यहाँ का, 1.5 लाख करीब आंकड़ा पहुंचा है। तो संक्रमित आंकड़ा 10 लाख करीब। तो हम कहते हैं 1% भी नहीं है हमारे देश में। कोरोना से जो इतर जो मौतें हुई हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कोरोना की वजह से, कि भाई कोरोना की वजह से किसी को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, कोरोना की वजह से मजदूर निकल पड़े पैदल, वो रास्ते में गुजर गए, कहीं ट्रेन में उनको खाने पीने का नहीं मिला, वो गुजर गए, वो भी देखा, बहुत दर्दनाक था वो। ट्रेन से कट गए, वो गुजर गए। तो इस तरह की चीजें जो हुई हैं वो ऐसी वजह हैं जो याद करने के लिए नहीं होती है। ऐसी चीजें याद नहीं की जाती हैं। लेकिन कोरोना ऐसा है कि वो इतिहास में लिखा जाएगा, इतिहास में दर्ज होगा। और इतिहास में तो कई महामारियां हैं, स्पेनिश फ्लू से लेके ब्लैक डेथ से लेके 1320 की बात करें, वो तब से लेके अब तक बहुत सारी ऐसी बीमारियां। और ये बीमारी तो अजीब सी बीमारी थी जिसने पूरी दुनिया को एक, मुझे लगता है कि फ्रीज करके रख दिया।
लॉकडाउन एक फ्रीजिंग पोजीशन पे ही था हमें लेके आना। न, तो अच्छा है कहीं मेरे फोन में प्रॉब्लम हो। हाँ जी, कोई नहीं बोल रहा था। तो इसके बाद क्या है कि इकोनॉमी कोरोना की वजह से बहुत नीचे गई, और इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो चाहे नौकरी के रूप में हो, चाहे सैलरी कट के रूप में हो, चाहे सैलरी कम करने के रूप में हो, छटनी के रूप में हो, तो वो सारे जो बेरोजगार हो रहे हैं। तो इसी में जो सरकार ने आत्मनिर्भर बनी, आपदा को आत्मनिर्भरता में बदला और लेबर लॉ पास करा दिया। हाँ, तमाम लेबर लॉ पास हुए हैं। तो कृषि कानून में तो कृषक हमारे इतने तेज हैं, दाता इस चीज को भाप गए, समझ गए, वो खड़े हो गए। यहाँ पे तो हम जैसे लेबर बेचारे खड़े भी नहीं हो पाए अपने राइट्स के लिए कि हमारे 9 से 12 घंटे पता ही नहीं है। कई ऐसे कानून अब हम सोच रहे हैं कल परसों से ऐसी सरकार की ऐसी खबरें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, आपके सामने लेके आएंगे जिसके बारे में जो हो जा रहा है और हमें पता ही नहीं लगा। खबर तो सामने आनी चाहिए। खबर को खबर की तरह ही आपके सामने लाने की कोशिश हम जरूर करेंगे कल या परसों से, मोस्ट प्रोबेबली। तो ये जो इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट है वो अब दिखना धीरे धीरे शुरू होने लगा है। नौकरियां तो गई हैं, बहुत सारी नौकरियां गई हैं, वो तो मतलब बीच में चीजें आई थी, लेकिन अब जो है आमतौर पे आप सोचिए कि लोअर मिडिल क्लास होता है या लोअर मिडिल क्लास जो होता है, मिडिल क्लास होता है, तो उसके पास साल भर का दाना पानी व्यवस्था करके रखता है वो। हाँ, तो वो जैसे तैसे जी लेता है साल भर। लेकिन अब जो समय निकल आ रहा है वो तो बहुत मुश्किल दौर है। जिनकी नौकरियां चली गई हैं वो कहाँ से ईएमआई भरेंगे, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे, कहाँ से अपने कार का लोन देंगे, शहर में रहते हैं, घर की ईएमआई हो जाती है। उसके बाद जिनकी आधी सैलरी कट गई, मान लीजिए 1 लाख रुपए जिसको सैलरी मिलती तो 50,000 मिल रहा है, 50,000 में वो क्या क्या करेगा, संभव ही नहीं है सारे लोन चुकाना। और जिसकी 15,000 उसको 7.5 मिलती है। हाँ नहीं, 15,000 देखिए 15,000 वाला 10,000 है। 15,000 वाले की लायबिलिटी उतनी नहीं होती है, लेकिन जो 1 लाख सैलरी पाता है, जो उसको भी हम लोअर मिडिल क्लास मानते हैं। ये भी तो है कि जिसकी 15 स्कूल बंद हो गए। हाँ, और स्कूल भी बंद हो गए। ये तो मतलब अद्भुत घटना थी, अविश्वसनीय घटना जिसको हम कहें वो रही इस साल में। हमने कभी नहीं सोचा था। और स्कूल बंद हो गए, ट्रेन बंद हो गई, ट्रेन बंद, जो लाइफ लाइन है पूरी देश की अर्थव्यवस्था उस पर चलती है, और वही अर्थव्यवस्था पे लगाम। तो ये जो घटनाएं हैं और इसका जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो कोरोना से ज्यादा मारक है। कोरोना महामारी से ज्यादा मारक इकोनॉमी जो हमारी गिरी है उसकी वजह से। खर्च करने के लिए पैसा नहीं है ना लोगों के पास, बच्चों के पढ़ाने के लिए नहीं है, उनकी ग्रूमिंग के लिए नहीं है, आपसे नौकरी नहीं है। स्कूल वाले बिना आपके फीस दिए बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, वो मेंटली टॉर्चर आप होंगे, आपका बच्चा मेंटली। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है ये बहुत मुश्किल दौर है, और इस वजह से, इन मुश्किल दौर की वजह से हम 2020 को मतलब दिमाग में नहीं ला रहे। यही सब नहीं हुआ, इस दौर में भी दंगों से देश बच नहीं पाया। दिल्ली 2 चीजें हुई, आप याद करेंगे तो कोरोना से पहले शाहीन बाग, सीएए, नफरत की राजनीति। आप 2020 को नफरत की राजनीति के रूप में भी देख सकते हैं। देखना बहुत जरूरी है। मोबाइल फोन लेने के लिए पैसा नहीं, वे अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर सकते। बिल्कुल यही चीज हो रही है। तो एक वो जो सीएए का जो कानून आया उसको लेके जो बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था शाहीन बाग में, बड़ा आंदोलन हम तो देखे थे, कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं था, लेकिन एक सिंबोलिज्म था, वो संकेत था, एक सांकेतिक रूप से पूरी दुनिया में वो आंदोलन फैला था। ठीक है, हाँ, तो वो एक देश में नफरत की राजनीति की वजह से वो पैदा हुआ था। बिल्कुल, वो आंदोलन नफरत की राजनीति की उपज थी। तो वो 2020 को उस रूप में भी याद किया जाएगा कि इस देश में नफरत की राजनीति पनपी, फली फूली, और उसके बाद फिर दंगे हुए। वो भी कोरोना से पहले दंगे भी हुए, कोरोना के आसपास, मतलब कोरोना शुरू हो गया था, कोरोना आ गया था, और उस दौरान ही दिल्ली में जबरदस्त दंगे हुए, जिसको दिल्ली को कहते हैं दिल वालों की दिल्ली है, और उस दिल वालों की दिल्ली में ऐसे सीन देखने को मिले जो बहुत ही झकझोरने वाले। 24 और 25 फरवरी की बात है, तो भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए और 50 से 100 लोगों के बीच में जो मौतें हुई हैं। और हम उसी समय हमारे यहाँ ट्रम्प भी आए थे, जो कोरोना फैला गए पूरे गुजरात से लेकर दिल्ली तक। ये सारी घटनाएं भी इस साल हैं। इस वजह से याद रखिए या भूल जाइए, ये आप पे डिपेंड करता है। और डिजिटल होने की मतलब अब जरूरत बन गई, मजबूरी बन गई। सोचिए कि केरल में हमें ये भी सुनने को मिला कि एक बच्ची जो कि पढ़ने में अच्छी थी, उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके पास मोबाइल नहीं था। कैसे वो अपनी शिक्षा ले पाती। इसी तरह हमने हिमाचल में देखा
कि एक किसान को अपनी गाय बेचनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उससे बच्चे के लिए मोबाइल खरीद के देना था। मोबाइल कौन सा? जो एंड्रॉइड हो, जिससे बच्चा फोन पे अपने क्लासेस ले सके। तो ये सारी चीज भी गांधी के स्टेशन के साथ देखी है, जहाँ गाय यानी उसकी माँ को इस तरह से उसको बेचना पड़ा। बाद में हेल्पिंग हैंड्स आए, लेकिन उससे पहले ही तो ये सारी चीजें हो चुकी थी। तो आप सोचिए कोरोना के इस दौर को इसलिए इस वजह से भी याद करिए या इस वजह से ना भी याद रखिए तो भला है, लेकिन ये साल तो आपकी जिंदगी से जाने वाला है नहीं है, और इसके इम्पैक्ट के लिए तैयार रहिए। बार बार याद आएंगे, बार बार याद आएगा। भगवान भले करे हम कहें कि इसको नहीं याद रखना चाहिए। अब ये ड्राई रन कौन सी बला है? जो ड्राई रन होने वाली है 2 जनवरी को देश भर में कोरोना वैक्सीन को लेके ड्राई रन की बात कही जा रही है। ये ड्राई रन सबसे पहले ड्राई रन को ही समझ बिल्कुल लेते हैं। ये समझा दीजिए। अब तक जो है सरकार सिर्फ बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ही वैक्सीनेट करती रही है। आप एडल्ट को कभी वैक्सीनेशन नहीं किया जाता। और इसके लिए भी अलग अलग राज्यों में हफ्ते का एक दिन तय होता है। हम लोग भी जब बिटिया का वैक्सीनेशन कराने जाते थे तो वो कोई एक दिन होता था कि इस दिन होगा। यह पहला मौका है जब देश में एडल्ट आबादी को, एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया जाएगा। अच्छा, ठीक है। इस वजह से वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए सरकारी मशीनरी की तैयारी को देखने के लिए केंद्र सरकार ड्राई रन कराती है, जिसे आप चैनल में भी करते हैं, ड्राई रन करते हैं, मतलब देखते हैं कि उसमें कुछ ऐसी हलचल नहीं, बस देखते हैं कोई दिक्कत पैदा होती है तो नहीं है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो उसको जो है उसको ड्राई रन कहा गया है। तो ये ड्राई रन की तैयारी 2 जनवरी को हो रही है, 2 जनवरी 2021। हाँ, इसमें राज्यों में कोल्ड चेन से वैक्सीनेशन साइट तक वैक्सीन लाने ले जाने की प्रक्रिया पर की जाएगी। इसी तरह से वैक्सीनेशन साइट्स पर किसी तरह की दिक्कतें आ सकती हैं तो वो कैसे सॉर्ट आउट होगा, कैसे पता लगाने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे पूरा तो परखा जाएगा, मतलब पूरे प्रोसेस को इस तरह से। ड्राई रन में कोविन पर जरूरी डेटा एंट्री होगी। कोविन करके कोई सॉफ्टवेयर होगा पर डेटा एंट्री, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वैक्सीन डिलीवरी, आवंटन, टीम मेंबर्स की नियुक्ति, वैक्सीनेशन साइट्स पर मॉक ड्रिल की निगरानी भी लगातार होगी। कोविड-19 वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट्स की रियल टाइम ट्रैकिंग इसमें शामिल है। वैक्सीनेशन साइट्स पर भीड़ के प्रबंधन के साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग को भी देखा जा रहा है। अब ये साल, अब मुझे ध्यान आ रहा है कि ये साल तो इसलिए भी याद रहेगा कि बिहार में कृत्रिम जनादेश भी हुआ। नहीं, वो इलेक्शन तो चलता रहता है। डिस्टेंसिंग की बात हो रही है तो मुझे याद आ रहा है डिस्टेंसिंग का तो कहीं पे माहौल बहुत बुरी तरह से उड़ाया गया हर जगह। हाँ, कोरोना काल में चुनाव के रूप में आप इसको काउंट कर सकते हैं। अमेरिका में भी चुनाव हुआ है और बिहार में भी चुनाव हुआ है, तो लेकिन कृत्रिम जनादेश की जहाँ तक बात है तो वो तो चुनाव है, चुनाव तो ऊपर नीचे होता रहता है, उसको लेके बहुत ज्यादा हर पॉइंट पर ये ड्राई रन के दौरान हर पॉइंट पर 25 हेल्थ वर्कर होंगे। ड्रग कंट्रोलर जनरल ने बोला है कि उम्मीद है नया साल हैप्पी होगा। उम्मीद ही जता सकते हैं, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो 4 राज्यों में कोरोना की वैक्सीनेशन की तैयारियां मतलब लगभग कर ली गई हैं। केंद्र सरकार ने पूरे देश में ड्राई रन कराने का फैसला लिया है। मतलब ये 4 राज्यों में पहले हो चुका है, मतलब ट्रायल हो चुका है। 2 जनवरी को सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ ड्राई रन कराया जाएगा। इसके राजधानियों में 3 पॉइंट तय किए जाएंगे। राज्यों की छूट रहेगी कि वे इस प्रोसेस में दूर दराज के उन जिलों को शामिल कर सकते हैं जहाँ वैक्सीन पहुंचाने में मुश्किल आ सकती है। मतलब कोशिश करेंगे, देखें कि पहुंच जाता है, टाइम पे लग जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं आती, ये सब देखने की कोशिश होगी। जो 28 और 29 दिसंबर जो भी गुजरा है, उस टाइम पंजाब, असम, जो हम 4 राज्यों की बात कर रहे थे, तो पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात के 2-2 जिलों में वैक्सीनेशन के लिए मशीनरी की तैयारी को परखा गया था। इसमें बिहार का नाम नहीं आया था। बिहार में तो मुफ्त में देने की बात की थी, तो वहां तो सबसे पहले ड्राई रन होना चाहिए था। हाँ, अब तो बिहार के लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए, हालांकि वहाँ पे बहुत नहीं, ये मोदी जी से पूछना चाहिए। मोदी जी का भाजपा ने किया है, भाजपा ने जो अपना लाया था मैनिफेस्टो, उसमें इस तरह की बात थी। तो ये सारा चीज चल रहा है। महाराष्ट्र, केरल में बड़े शहरों में भी ड्राई रन होगा, इस तरह की बात सामने आ रही है। तो ये बात हो गई कोरोना की। अब परीक्षा की बात कर लेते हैं। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं जिनको हम कहेंगे, वो मतलब टकटकी लगा के बैठे थे, निशंक जी की तरफ देख रहे थे कि आज तो पता लग ही जाएगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन कहा जा अब एकदम डेट आ गई है, 4 मई से 10 जून के बीच
एग्जाम्स होंगे और 15 जुलाई तक रिजल्ट आउट होगा। तो इसका सार समझते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ कि फरवरी टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, अप्रैल से मई, ये क्यों इतना इतना क्यों गैप? मतलब एक आप इधर बैठ के क्या सोच सकते हैं, सरकार कैसी क्या सोच है जब सरकार कह रही है कि इससे खतरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लॉकडाउन वाली स्थिति भी नहीं होगी, तो ये क्यों इतना टाइम? क्योंकि नया सेशन आजकल शुरू हो जाता है अप्रैल में। नहीं, हम पुरानी चीजों से सीखते जरूर है ना। अच्छा। तो पिछली बार तो हमें अंदाजा नहीं था कोरोना जो आने वाला है वो कैसा होगा। उसमें तो ये लग रहा था कि चलो चाइना वाला कोरोना है, वो सरकार कह रही थी कुछ नहीं, यहाँ पे कोई असर नहीं होगा, वो यहाँ सस्टेन नहीं करेगा, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। अंदाजा नहीं था, और वो कोरोना ऐसा हुआ कि वो टेम्परेचर बढ़ा तो वो भी बढ़ गया, ठीक है, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा कम हुआ। तो अभी इस बात का अंदाजा हम मतलब सरकार को इस बात का, मुझे लगता है जो ये शेड्यूल बना है, अंदाजा है इस बात का। अच्छा। कि हम तैयारी करके रखते हैं, लेकिन इस जो फरवरी मार्च वगैरह समय है ना, ये तो बहुत ही खतरनाक है मुझे जो दिख रहा है। मार्च में तो बोल रहे हैं मार्च में प्रैक्टिकल्स होंगे, तो बच्चों के प्रैक्टिकल्स होते हैं वो मार्च में होंगे। देखिए पिछली बार इतना हुआ था कि पेपर चेक भी नहीं हो पाए थे। प्रैक्टिकल के शेड्यूल को ऊपर नीचे करना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, लेकिन जो पेपर जो परीक्षाएं होनी है रिटन एग्जाम, वो थोड़ी सी दिक्कत वाली, ऑफलाइन होना है वो, तो उसको लेके इन्होंने जानबूझ के रखा है कि भाई अगर कोई खतरा इस तरह का आता है, हालांकि इन्होंने कोई लॉजिक नहीं दिया है, कोई बताया नहीं है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, लेकिन समझा जा सकता है, बताना चाहिए था, बताना भी भाई इतनी देरी से क्यों। या तो एक एंगल ये भी निकलता है कि बच्चे तैयार नहीं है फरवरी में एग्जाम देने के लिए, मार्च में एग्जाम देने के लिए। अरे सर कोर्स आधा हो गया है, कोर्स रह ही नहीं गया है, कुछ कोर्स ही नहीं रह गया है। ये चीज सरकार उनसे पूछा भी जाना चाहिए, और उनको खुद ही बताना चाहिए कि भाई इतनी देरी से आप क्यों कर रहे हैं। पोखरियाल जी को सुनिए, जब भी आप सुनिए तो उनका आधा तो टाइम महिमा मंडन में मोदी हर बात में मोदी उनकी मोदी जी और सरकार, और ये वो मतलब मुद्दे की बात कम और बेमुद्दे की बात ज्यादा, क्योंकि ये 2.5 महीने देरी से एग्जाम हो रहे हैं, 2.5 महीने बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, और कोरोना भी पहली बार ही हुआ। या तो फिर वो जी हाँ, 4 मई से है और 10 जून तक चलेंगे, या तो ये सीबीएसई के हैं, और 15 जुलाई को रिजल्ट। या तो ये चुनाव में व्यस्त होंगे, पश्चिम बंगाल के चुनाव में सब व्यस्त होंगे, ये भी बात है। तो तैयारी वहां पर ज्यादा तैयारी करनी है। पॉलिटिकल अगर हम सोचें, पॉलिटिकली इसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि रद्द करने की तो बात नहीं है, या ऐसे पास कर दिया जाएगा ये भी बात नहीं हो रही है, ब्लैक ईयर मनाने वाले नहीं है, क्योंकि अगर वो कर देंगे इसको, अगर इसको 0 ईयर घोषित कर देंगे तो होगा क्या कि जो माफियाओं से जो पैसे आते हैं, जो पार्टी को फंड मिलता है, वो मिलना बंद हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। आप सोचिए 9 तक के बच्चों का क्या जरूरत है स्कूल जाना, लेकिन जा रहे हैं। तो ये 2 चीजें हैं, या तो बंगाल और भी स्टेट्स में इलेक्शन है, तो उन सब इलेक्शन को असम में होगा, तमिलनाडु में होगा, केरल में है, तो इन इलेक्शन को लेके भी तैयारी इनको करनी है, तो अपने तरीके से वो चीजों को देखेंगे। हो सकता है इस वजह से मतलब वही मार्च अप्रैल में ही ये है क्या बोलते हैं इलेक्शन। तो एक वजह ये हो सकती है, और दूसरा वजह जो मुझे लगता है कोरोना का भी संकट है। अभी आने वाले समय में कोरोना थोड़ा बढ़ेगा, और भी नए नए जो वेरिएंट आ रहे हैं उसको लेके भी है, तो वो दोनों तो संकटों को देखते हुए इनको लेकिन क्लियर करना चाहिए था, सरकार को ये क्लियर करना चाहिए कि 2.5 महीने देरी से आप एग्जाम क्यों ले रहे हैं, जबकि आपने कोर्स आधा कर दिया है। ये तो अधर में छोड़ने की इनकी आदत हो गई है ना, तो क्लियर कहाँ करती है सरकार। तो अब इसमें कुछ चीजें हैं कि भाई क्या सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का शेड्यूल एक साथ चलेगा। तो अच्छा, निशांत जी बोल रहे हैं, मुझे लगता है जो छात्र पहले प्रयास में परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं है, ऐसा कुछ बातों से तो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। तो क्या सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का शेड्यूल एक साथ चलेगा? तो शिक्षा मंत्री ने अभी सिर्फ परीक्षाएं शुरू और खत्म करने की तारीख बताई है, बीच का समय नहीं बताया है। बोर्ड अब डेटशीट जल्द ही जारी करेगा, तब पता चलेगा, तब साफ होगा कि अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर कब होंगे, कैसे होंगे 10वीं और 12वीं के। दूसरा है कि क्या बोर्ड एग्जाम ऑनलाइन होंगे? नहीं, कई स्कूलों में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन एग्जाम्स ऑनलाइन कराई है, लेकिन बोर्ड एग्जाम पेन और पेपर बेस्ड ही होगी, ऑफलाइन होगी। सीबीएसई साफ मतलब इसको क्लियर कर चुकी है। प्रैक्टिकल एग्जाम के जहाँ तक शेड्यूल की बात है, तो पहले जनवरी से ही प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाते थे। अब सीबीएसई ने कहा कि 10वीं और 12वीं का इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल एग्जाम 1 मार्च से शुरू होंगे।
थ्योरी एग्जाम्स की आखिरी तारीख तक प्रैक्टिकल एग्जाम सब करेंगे। और सिलेबस की बात है तो कोरोना को देखते 10 पहले करीब 30% मैंने बताया, बहुत कम अब इसमें और कटौती के आसार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब तो कोर्स खत्म हो चुका है बच्चों का, अब तो कोई आसार ही नहीं है। और भारत के बाहर के देशों में जो सीबीएसई परीक्षाएं कैसे होंगी, दुनिया के 25 देशों में सीबीएसई से जुड़े स्कूल चल रहे हैं, वहां भी परीक्षाओं का वही शेड्यूल होगा जो बोर्ड ने अभी बताया, वही जो डेट शीट है वो उसी के हिसाब से होगा। और कुछ बोर्ड ने टोल फ्री नंबर भी बताया है, 8448440632। हम भी इसको अपने इसमें डाल देंगे बॉक्स में, जब हम हमारा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको जरूर डाल देंगे। अगर आपके घर में या आप बच्चे अगर देख रहे हैं तो अगर आप चाहें तो यहाँ से भी नंबर लेके हो सकता है कि आप उनको कॉल करके अपनी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। निशंक ने टीचर्स और पेरेंट्स की तारीफ की, वो हमेशा करते हैं। उसके अलावा उनके पास कुछ चारा नहीं। कोरोना के बावजूद साल खराब नहीं हुआ, ये तो कमाई का धंधा था, कमाई का जरिया था, तो 0 ईयर इसलिए नहीं किया। साल खराब हुआ वो तो बच्चों को पता चलता है, बच्चों को पता लगा, और बच्चों के पेरेंट्स को पता चल रहा है कि कितना साल खराब हुआ बच्चों के। हाँ, और नीट कराया हमने IEEE कर जी कराया, जेई मतलब कराया, तो नहीं सब कुछ कराने के बाद वो बच्चे पढ़ तो रहे घर में ही बैठ के ना। हाँ, चाहे वो IIT करके वो घर में पढ़ रहे हैं, रात को 12-12 मतलब अजीब सा हाल हो गया है। स्टूडेंट टीचर्स ने डिजिटल लर्निंग के लिए खुद को ढाला या पाला या जो भी किया, आप देख लीजिए कि क्या हालत है हो रही है। बच्चे कितने वायलेंट भी हो जा रहे हैं और कई चीज अजीब सी हो रही है उनके साथ। तो बहुत कम समय, आज हम आपका समय ज्यादा लेंगे नहीं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि नए साल की हमारी आप पे भी होगी और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ होगी। लेकिन चलते चलते ये भी बताना जरूरी है कि 1951 के बाद रेलवे डगमगा गई। ये रेलवे डगमगाने का क्या रीजन है, मतलब किस तरह से इसको हम कह रहे हैं कि डगमगा गई, और 1951 के बाद सबसे बुरा दौर आधार क्या है इसका? नहीं, रेलवे का देखिए सबसे बड़ा था कि भाई जो उसका जो यात्री किराया होता था यात्री किराए से आता था, फ्रेट से, कॉरिडोर से, फ्रेट से भी माल की आवाजाही से जो आता था, ढुलाई से, हाँ ढुलाई से आता था। अब इन्होंने जब अभी तक तो लगभग मोटा मोटी ठीक चल रहा था। लालू यादव बीच में आए थे तो उन्होंने तो मुनाफे मिला दिया था। और उसके बाद जो है जब ये सरकार गई है मनमोहन सरकार, विष्णु जी बच्चों की तो मौज आ रही है घर पर, आप एज ए पेरेंट हम लोग कह सकते हैं बच्चों के लिए, लेकिन आप बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट देखिए ना, उसका मानसिक स्तर नहीं बढ़ पा रहा है। वो एक सोशल जो वो होता था स्कूल में जाके 5-6 घंटे आके, वो नहीं हो पा रहा है। खेल कितना पा रहे हैं, शहरों में तो लोग माँ बाप सोसाइटी में बच्चों को ज्यादा भेजते भी नहीं क्योंकि डर तो है। तो इस वजह से तो बच्चों का विकास अगर हम कहें वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि बच्चे मौज बच्चों को तो आ ही रही घर पर रह के। बच्चा आप सुबह उठना नहीं चाहता है, आराम से सो के पड़ा रहना चाहता है कि अरे अच्छा क्लास ब्रश करके बस बैठ जाता है, क्लास चल रही है, और पता लगता है कि लैपटॉप है अगर तो लैपटॉप में टीचर से बात कर रहा है, इधर कुछ और खोल के अपना यूट्यूब भी देखते हैं, अपने आंसर्स भी कोई टीचर पूछती है तो फट वो ऑनलाइन गूगल सर्च करके क्योंकि सब चीज सिखा दिया गया है, तो वो सब चीज उसमें बच्चे पारंगत हो गए हैं। तो ये सारी चीजें भी हो रही हैं जो अच्छी नहीं है। तो रेलवे की जो हालत इतनी खराब क्यों हो गई है, इसको लेके जो आप देखेंगे तो उसका ऑपरेटिंग जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है, उससे आप अंदाजा लगाएंगे। यानी 100 रुपए कमाने के लिए रेलवे को जो है ईंधन पर, फ्यूल पर, इंजन पर, स्टेशन और डिब्बों की मरम्मत पर, ट्रैक रेन्यू करने पर, कर्मचारियों के वेतन, ये सारा जो सभी मदों पर कुल कितने रुपए खर्च करने पड़े। आप इससे आप 70 साल पहले से आज तक की रेल सेवा का अंदाजा लगा सकते हैं। जिन सालों में खर्च कम रहा उस साल में सबसे ज्यादा कमाई, मतलब 100 रुपए से कम। तो अब ट्रैक तो उसी समय का बना हुआ था, अब धीरे धीरे ट्रैक बदले जा रहे हैं, बहुत सारे ट्रैक बदले गए हैं क्योंकि ट्रैक पुराना हो गया, उस पर आप अच्छी स्पीड चाहिए, आपको अच्छी स्पीड से नहीं चला सकते, ट्रेन ऐसे तो चलेगी नहीं। हाँ, तो आपका जैसे जैसे आप उसको उसमें खर्चा लगाएंगे, आप उसको मेंटेन करेंगे, तो आपकी जो है इनकम कम हो जाएगी, खर्चे ज्यादा इनकम कम। तो 2017-18 के जो ऑपरेटिंग रेशियो 98.44 को 1951 के बाद सबसे खराब माना गया है। बताया गया है कि 2018-19 में रेलवे ने जो ऑपरेटिंग रेशियो 96.20 दिखाया, लेकिन CAG की ऑडिट रिपोर्ट में इस पर सवाल खड़े किए।
दावा था कि रेलवे ने 100 रुपए की कमाई के लिए 101 रुपए 77 पैसे खर्च। ये 2018 की बात हो रही है अभी। हाँ, 18-19 में हाँ, रेलवे ने 17-18 का निकाला, मतलब 100 रुपए कमाई के लिए 101 रुपए 77 पैसे खर्च करने पड़े, मतलब 102 रुपए के आसपास खर्च करना पड़ा, 2 रुपए की ज्यादा। बताइए, तो रेलवे के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा घाटा है। साल 19-20 में ऑपरेटिंग रेशियो 98.4 बन रहा, जो कि 10 सालों में टिकट के दाम में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। राजनेता डरते हैं, राजनीतिक खाली चक्कर में रेलवे को नुकसान करने लोग कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं नहीं, किराया बढ़ाना चाहिए, मेरा मानना है किराया बढ़ाना चाहिए, उस हिसाब से सुविधाएं तो होनी चाहिए। आप जाइए, बायो टॉयलेट का हाल बुरा रहता है। हाँ, आपकी अगर थोड़ी लंबी दूरी है तो सुबह मतलब बजबजा जाता है वो, बहुत गंदे होता है। तो अब ये जो सरकार आई है 2014 में, तो इन्होंने तो तय कर लिया है कि इसको प्राइवेट कर देंगे, और प्राइवेटाइजेशन लगभग हो गया है। अब जो कोरोना में जो ट्रेनें बंद कर दी गई और कुछ स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, सब स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं चल रही है। तो अब ये इंतजार वही कर रही है सरकार। अंदर खाने से खबर ये भी आ रही है कि भाई रेलवे के कर्मचारी को पैसे देने, तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। बीएसएनएल का जो है, हाँ, इस वजह से इन्होंने रेलवे चलाना ही बंद कर दिया, और जो रेलगाड़ी चल रही है उसमें मोटा पैसा लिया जाता है किराए में, और उससे जो है उनको तनख्वाह दे दी जा रही है। तो मतलब आप आजाद देश में एक पार्टी अमीर होती जा रही है और देश गरीब होता है, सरकार गरीब होती जा रही है। हाँ, तो ये साल इसलिए भी याद रखा जाएगा। तो अब जब इंतजार किया जा रहा है कि वो प्राइवेट पार्टी जो भी आएगी वो ट्रेनें चलाएंगी, और वही ट्रेनें फिर चलेंगी, आपके जेब से वो ट्रेनें भी बाहर हो जाएंगी, गरीब के जेब में। हाँ, जो हम गाजियाबाद से 10 रुपए में लोग तो जो चाहता है कॉर्पोरेट, जो बड़ा आदमी बिजनेसमैन चाहता है कि उसको बंधुआ बना के रख ले, तो वो उसमें कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल, तो वो तो है ना। हाँ, तो जैसे गाजियाबाद में 10 रुपए से दिल्ली पहुंच जाते थे, वो आज की डेट में 100 रुपए खर्च करता है, 100 रुपये में दिल्ली पहुंच रहा है। अब सोचिए उसके पैसे, इतने पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, कोरोना काल में और पैसे कम कर दिए गए मजदूरी के, तो वो सारे दिक्कतें कहाँ से कैसे सॉल्व होंगी। तो ये दौर जो है कुल मिला के रेलवे के लिए बहुत, रेलवे की दृष्टि से भी बहुत खतरनाक है। ट्रेन बंद होने का आम आदमी की जिंदगी पर ऐसा असर 330 के बजाय खर्च हुए 7,000। ऐसी ऐसी कहानियां हैं, मतलब ये कहानियां हैं, मतलब इस दौर में कोरोना काल में अभी कोई ऐसी स्थिति सामने नहीं आई जिसमें रेलवे के रुकने से आम लोगों को कितना नुकसान हुआ है। अभी तक इसकी कोई आकलन नहीं हो पाया है, इसके बारे में कोई ऐसा डेटा नहीं जारी किया गया। पता नहीं अब डेटा जारी किया जाएगा तो कितने लोगों का नाम सामने आ जाएगा। इंडियन रेलवे की 1.4 लाख वैकेंसी में 50% पर रोक लगा दी गई। सबसे बड़ा सोचिए, रेलवे का सपना लेके बहुत बच्चे, इसीलिए रोक लगा दी गई है कि आगे उनको भर्ती कर, मतलब अब प्राइवेट पार्टी आएगी तो वो अपने तरीके से रखेंगे लोगों को, जो इनके लोग हैं पहले से हुए उनको भी एडजस्ट करना है, तो ये इसलिए भर्ती नहीं होगी अब, और नए सिरे से भर्ती की समीक्षा होगी, तब अगली भर्ती के लिए कुछ सोचा जाएगा। और ये जो है 2800 भारतीय रेलवे के 2800 मेल ट्रेनों में से सिर्फ 151 ट्रेनों के बेचने के प्लान को हरी झंडी दिखाई थी रेलवे ने। रेलवे में 5% प्राइवेटाइजेशन के तहत 2023 में 151 हाई स्पीड ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया था। दिसंबर में इनकी बोलियां लगनी थी, लेकिन कोरोना के चलते काम रुका हुआ है, और अभी इस पर कोई मतलब लेटेस्ट अपडेट नहीं है, सरकार ने नहीं दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यही रेलवे थी जो ना इमरजेंसी के दौरान रुकी थी, और जब भी देश पे कोई आफत आई, युद्ध के रूप में वॉर्स हुए, तब भी कभी रेलवे नहीं रुकी। लेकिन कोरोना के इस दौर में रुकी, लॉकडाउन के चलते, और अभी तक सोचिए, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है क्यों रुकी। ये जो कविता है 12 मई को रेलवे ने कविता ट्वीट की थी। अच्छा, ना आपातकाल में रुकी थी, ना युद्ध काल में थमी हूँ, सावधानी थी समय की मांग, उसे पूरा करने में जुटी हूँ, देशवासियों की सेवा में स्टेशन पर तैयार खड़ी हूँ, मैं भारत की जीवन रेखा करने देश की सेवा, फिर से अपनों को अपनों से मिलाने आज फिर से चल पड़ी हूँ भारतीय रेल। और मुझे याद आ रहा है, हम बेहतर इसे बनाएं और इसका लाभ कमाएं रेलवे। बचपन में बहुत सुना है, बहुत ही ऐड आता था दूरदर्शन पे। आने वाले टाइम में किसान के पास जमीन नहीं होगी, जमीन में रेलवे और हाईवे बिल्कुल इसकी भी चल रही है, कई जमीनें ले ली गई हैं, और एक्सप्रेस में मेरठ दिल्ली बन रहा है, इतना जमीन लिया गया, जमीन और कौड़ियों के भाव किसानों को मिला है, और बड़े बड़े अधिकारियों की मौज हुई है उसमें। तो चलते चलते थोड़ी सी चर्चा किसानों की।
ये जो राजस्थान से जो किसान चल के आए थे, अलवर के शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर रुके थे, वो आज वो अपने ट्रैक्टर से शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैरियर वैरियर तोड़ के हरियाणा में घुस गए। हाँ, जब तक पुलिस सतर्क होती, पुलिस को अंदाजा नहीं था कि आज ये घुस जाएंगे, तब जब तक पुलिस सतर्क होती तब तक कई ट्रैक्टर 10-15 ट्रैक्टर निकल गए थे आगे। और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, कई घायल भी हुए किसान, इसमें आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो ये तैयारी शांत भी करवाया गया। हाँ, लेकिन ये तैयारी आप समझिए, ये 26 जनवरी की तैयारी है। किसान दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। और वो ट्रॉली वाला जो होने वाला था, जिसको पोस्टपोन कर दिया गया है, वो 4 तक पोस्टपोन, वो उसको रद्द नहीं किया गया, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। किसान आगे अपनी रणनीति उस हिसाब से तय करेंगे, उस हिसाब से बनाएंगे जिस हिसाब से सरकार नहीं चाहती है। उस हिसाब से वो करेंगे। हालांकि अभी दोनों जो जिनको कानूनों पर समझौता हुआ है, उसमें कोई अभी लिखित रूप में दिया नहीं गया है। जब हो जाएगा तभी मानेंगे हम। तभी किसान भी मेरे ख्याल से इसीलिए वो पीसी नहीं कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, अलग अलग किसान नेताओं से बात की। हाँ, उन्होंने जो मीडिया ने जितना पूछा उन्होंने बता दिया कि हाँ, सहमति बनी है, वो मान गए हैं कि नीचे के जो दो कानून है उस पर मान गए हैं कि ये हम आप नहीं थोपेंगे। और जो दो कानून क्या, उसमें 3 कानून है और एक MSP का मसला है। वो 4 मुद्दे जो हैं, वो 4 मुद्दों पर अभी जो है मीटिंग 4 तारीख को होनी है। उसमें जो बातें तय होगी वो तो जरूर रखेंगे। और आपके पास समय हुआ तो कल हमसे जरूर मिलने आइएगा, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी मंच पर लाइव विमर्श करेंगे। मुद्दे इस देश में कम नहीं है और 2021 आपके लिए शुभ हो। 2020 जैसे तैसे गुजर गया, हम यही भगवान से, ऊपर वाले से यही अपेक्षा, यही आशा करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान, हमारे अन्नदाताओं को वो मिले जो वो चाहते हैं और सरकार अपनी बात पर अड़ी ना रहे, जो सही है वो करें और जो इस देश के लिए अच्छा है उसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए। आप फिलहाल हमारे साथ जुड़े, जितने लोग भी जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नव वर्ष मंगलमय हो। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ बखैर।